गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सभी लोगों को। आज की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो पढ़ाई की थी उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं अगले 2-3 मिनट में। एक खबर आपको बताई थी रेड सैंडल्स को लेकर, लाल चंदन को लेकर। आपको पता है कि लाल चंदन की लकड़ी मुख्य तौर पे दक्षिण भारत में पाई जाती है और वो भी आंध्र प्रदेश में, कुछ मात्रा में तमिलनाडु में पाई जाती है। ये वहाँ की इंडेमिक है, स्थानिक है, और इसका बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, इलीगली ट्रैफिकिंग होती है, बहुत ज़्यादा कटाई होती है। इस वजह से ये IUCN के स्टेटस में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दी गई है, क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। फर्नीचर में यूज होती है, मेडिसिन बनाने में यूज होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, बहुत जगह यूज होता है। तो यूज हमेशा UPSC पूछता है, तो इसीलिए इसे जो साइट्स की अपेंडिक्स 2 है उसमें शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी सूची 4 में डाला गया है। और ये सारी चीज़ें हैं। कल की खबर इतनी में आपको याद आ जाएंगी। मेनली मैंने फैक्ट बता दिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। रामसर साइट की बात करें तो 2 नई रामसर साइट को शामिल किया गया है। कौन सी? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ये दोनों ही कहाँ पे हैं? बिहार में पड़ती हैं। गोकुल जलाशय बक्सर में है, उदयपुर झील आपकी पश्चिमी चंपारण में है। रामसर एक कन्वेंशन है जो कि वर्ष 1971 में हुआ था। दुनिया भर के देश, ईरान के एक प्रसिद्ध शहर जिसका नाम है रामसर, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये आपका कैस्पियन सागर है, वहाँ पे पड़ता है, उसके पास में। तो ये लोग बैठते हैं और कहते हैं कि जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, उनको हमें प्रोटेक्शन करना है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं और जिन पे संकट है उनका संरक्षण किया जाना जरूरी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो 1971 में कन्वेंशन होती है और 75 से ये लागू हो जाती है, 1975 से। और 82 से भारत इस पर साइन कर देता है, तो 82 में भारत इसमें शामिल हो जाता है। तो 71 में साइन हुआ, 75 में लागू, और भारत इसमें शामिल कब हुआ? 82 में। कुल मिलाकर के भारत में 93 हो चुकी हैं रामसर साइट। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको में है, तीसरे नंबर पे भारत में है। ठीक है, भारत में कितनी है? 93 है। अभी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील से पहले, ये दोनों भी बिहार की हैं, से पहले मेनार और खींचन जोड़ी गई, जो कि राजस्थान में पड़ती हैं, मेनार और खींचन। तो ये भी हो गया। अगली जो एक खबर थी वो थी आंटलाइन। आंटलाइन 2 इंसेक्ट की प्रजातियां हैं जो केरल के पश्चिमी घाट पे खोजी गई हैं। चूँकि पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर पूरे तमिलनाडु तक है, तो जो केरल में पश्चिमी घाट पड़ता है, वेस्टर्न घाट, वहाँ पे खोजी गई। इन दोनों के नाम याद रखना, पीटी में पूछ सकता है। इंडोफेंस केरला एंसिस, दूसरी है इंडोफेंस सह्याद्री एंसिस। और ये इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। जैसे मकड़ियाँ हैं छोटी छोटी, आपकी छोटी छोटी चींटियाँ हैं, उनको खाती हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। अगली जो खबर थी ऑफ्रिया एक्नाटा थी, जिसमें यह था कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे एक कॉफ़ी की प्रजाति है ये, जिसे खोजा गया है, ऑफ्रिया एक्नाटा। और ये जो कॉफ़ी की प्रजाति है, शोला वन जो कि इकोटॉन होता है, वहाँ पे पाई जाती है, और इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड IUCN में, और कैंसर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, कैंसर के उपचार में। यानी कि ये जो कॉफ़ी है आप पी रहे हैं, ना तो सिर्फ आपको लाभदायक कैंसर दवा के रूप में, बल्कि आपको कॉफ़ी के रूप में भी है। तो कॉफ़ी के बारे में करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। तो पहले नंबर पे ब्राज़ील उत्पादन करता है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे कोलंबिया है, चौथे पे इंडोनेशिया है, 5वें पे इथोपिया है। भारत 2025 का डेटा की बात करें तो 7वें नंबर पे है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, फिर केरल में होती है, फिर तमिलनाडु में होती है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी भारत सरकार ने बना रखा है, कॉफ़ी बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित है। कॉफ़ी की मुख्यतः 2 प्रजातियाँ हमारे यहाँ पैदावार की जाती है, एक है अरेबिका, एक दूसरी है रोबस्टा। हालांकि 2 प्रजातियाँ और होती हैं, लिबेरिका और एक्सलेसा। ठीक है, शुरुआत कॉफ़ी की होती है इथोपिया से। तो ये सारी खबरें थी जी, बिल्कुल। एक सर क्रीक का डिस्प्यूट था। सर क्रीक क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको लेकर डिस्प्यूट रहता है। सर क्रीक का क्षेत्र 96 किलोमीटर का है। आपने देखा है गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, कच्छ की जो खाड़ी रन ऑफ कच्छ है ना, तो रन ऑफ कच्छ में के बीच में ही एक लाइन है, पतली पतली, काल्पनिक है, जिसको सर क्रीक कहते हैं।
उसके उधर पाकिस्तान है, उसके इधर भारत का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान भारत के क्षेत्र दोनों को डिवाइड करता है। तो ये हमारे यहाँ डिस्प्यूट की वजह बनी रहती है ना। क्यों बनी रहती है? क्योंकि दोनों दावा करते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि ये मेरा क्षेत्र है, भारत है वो मेरा। पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल है थालबेग प्रिंसिपल। तो थालबेग प्रिंसिपल के तहत वो कहता है ये कि मेरा है। थालबेग क्या है, डिटेल में देखना इसको। और बॉम्बे रेजोल्यूशन 1914 के तहत भारत कहते हैं, भारत सरकार कहती है कि ये कच्छ के रूलर को दिया गया था बॉम्बे रेजोल्यूशन के माध्यम से, तो इसलिए ये मेरा है ना। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंस है, ऑयल गैस के खूब रिसोर्स भरे पड़े हैं, है ना। डंकी रूट एक चर्चे में काफ़ी था। डंकी रूट क्या है? आप एक वीज़ा और वैध वीज़ा और पासपोर्ट लेकर विदेश में जाते हैं, कोई रोज़गार के लिए जा रहे हैं, किसी आम काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब लोग इलीगली जाते हैं, बिना वीज़ा के किसी देश में जाते हैं, उसे कहते हैं डंकी रूट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से जो एजेंट इनको ले जाते हैं इलीगली तौर पे, एक व्यक्ति से 30 से 40 लाख, कभी कभी 60 लाख तक रुपए लेते हैं और इसको फिर ज़मीन के माध्यम से, जंगल के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से इनको ले जाया जाता है। जंगलों में पैदल भी चलना होता है, इतना ख़तरनाक होता है कि कई बार तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं रास्ते में। और ये पूरे एक माफिया गिरोह होता है, वो काम करता है। एक बार आपने पैसे दे दिए, इनके झंझट में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। सबसे पहले ये जाते हैं तुर्की में, तुर्की के बाद आपका जो इक्वाडोर है ब्राज़ील के ऊपर, वहाँ जाते हैं। फिर ये जो कैरिबियन सागर के जो कई सारे देश है, कोस्टा रिका, होंडुरस, पनामा, इनके माध्यम से मैक्सिको में जाते हैं और मैक्सिको से सीधा बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं। तो ये होते हैं। फिर आपने देखा भी होगा कि कई सारे अवैध प्रवासी वहाँ पे गए और ट्रंप ने उनको हाथों में जंजीरों पे बांध के भेजा भी था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारे लोगों को जो डंकी रूट के माध्यम से लोगों को भेजते हैं, उनको पकड़ा गया है। तो देखो 7 मिनट लगे, लेकिन 7 मिनट में आपकी पिछले कल की जो थी पूरी कवर हो गई है। अब मैं यही करूँगा, क्योंकि आप लोग भी रिवीजन मुझे लगता है नहीं करते हो, तो कम से कम इससे ये होगा कि एक दिन मैंने पढ़ा दूँगा, एक दिन मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक। अगले दिन सबसे पहले उसका रिकैप करा देंगे, 4-5 मिनट में पूरी रिकैप हो जाएगी। उसके बाद में जो हम पढ़ाएंगे उसको वीडियो के लास्ट में रिकैप करा देंगे एक बार। तो मल्टीपल टाइम चीज़ें होंगी तो करंट अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखो इजराइल और फ़लस्तीन में खूब युद्ध चल रहा है। आज की जो बातें हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, इजराइल और फ़लस्तीन में चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, 20 पॉइंट प्लान। उसमें कई सारी बातें हैं, वो पढ़ने की आपको ना आवश्यकता है ना कुछ, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे सीज फायर हो दोनों के बीच में, जो हॉस्टेज हैं उनको रिलीज कैसे किया जाए, और गाजा का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जाए, ठीक। ये सारी चीज़ें भी देखने की बातें हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि देखो बता दें कि इसको प्रपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 20 पॉइंट प्लान है। इसका कोर आइडिया यही है कि हॉस्टेज को रिलीज कैसे किया जाएगा, इस पे बात हुई है, सीज फायर पे बात हुई है, रिकन्स्ट्रक्शन पे बात हुई है, और ये कहा है कि गाजा को न्यू इकोनॉमिक जोन बनाएंगे और इंटरनेशनली रूप से इसको मॉनिटर किया जाएगा, है ना। और बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसमें ट्रंप और टोनी ब्लेयर ओवरसाइट ये करेंगे। हमास का रोल कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ़लस्तीन का रोल होगा। मल्टी नेशनल फोर्सेस रहेंगी वहाँ पे, जिसमें अरब का पार्टिसिपेशन होगा और ट्रेनिंग दी जाएगी जो फ़लस्तीन जो पुलिस फोर्स है उनको। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि ये इस प्रस्ताव को मानता है हमास की नहीं मानता है। हालांकि नहीं मानेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी शर्तें हैं जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट में जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई खबर नहीं थी, ये ऐसी खबरें ना तो आपकी राइटिंग में ही हो जाएंगी ना कुछ आएंगे, कुछ सुन लीजिए बस। हाँ, अगली खबर है NCRB की रिपोर्ट है 2023। देखो 2022 की रिपोर्ट थी, उसी को पढ़ रहे थे, लेकिन अब NCRB की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 आ गई है। इसको देखिए रिपोर्ट, कई सारे डेटा हैं, उन सब डेटा को आप नोट कर लेना क्योंकि वो लिखने के काम में आएंगे। तो ये वीडियो जो है इसका जो PDF है, 2 पेज का PDF डेली होता है हैंड रिटन, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जर्नी टू ISPCS। उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो महिलाओं के खिलाफ जो केसेस थे उसमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो महिलाओं के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें
0.7% की वृद्धि हुई है। इनकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन बड़े हैं 0.7%। दूसरा, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, अनुसूचित जाति होती हैं, उनके खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं 0.4% अपराध बढ़े हैं लास्ट ईयर की तुलना में। ठीक है, सारे डेटा लास्ट ईयर की तुलना में। एसटी की बात करें, एसटी के खिलाफ लास्ट ईयर की तुलना में 28.8% मामले बढ़े हैं। बताइए, जो अपराध है शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ 28.8% बढ़ गया है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, ये चर्चे में रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी, मोतोक कम्युनिटी है और कई सारी कम्युनिटी हैं जो एसटी का स्टेटस मांग रही हैं। बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उनके खिलाफ 9.2% बढ़ा है। क्राइम ओवरऑल काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो इवन कहा जाए तो एक क्राइम हर 5 सेकंड में एक क्राइम हो रहा है। मर्डर है, रेप है, इन क्राइम में थोड़ा गिरावट आई है मर्डर और रेप में, लेकिन कुछ जो गैर परंपरागत है उनमें वृद्धि हुई है। जैसे साइबर क्राइम बढ़ा है, इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ा है, पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा है। जैसे कि साइबर क्राइम केसेस की बात करें तो साइबर क्राइम के जो केसेस हैं 2022 की तुलना में 2023 में कितने बढ़े हैं? 31.2%। इतनी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है बाद में 31.2%। और साइबर अपराध सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं? ये दक्षिण भारत में हो रहे हैं, और दक्षिण भारत में 3 राज्य हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक है, फिर तेलंगाना, फिर यूपी। उत्तर का भी एक यूपी है, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी। NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में होती है। टंडन कमेटी थी, उसकी सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये सारे डेटा, क्राइम से संबंधित डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, फिर रिपोर्ट तैयार करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि चूँकि अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है, इस वजह से भारत की जो इकॉनमी की ग्रोथ रेट उन्होंने बताई थी 6.7% होगी, वो 6.5% के आसपास बता दिया कि होगी, 0.2% कम कर दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये ध्यान रखना है। 1966 में स्थापना हुई, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। एशिया प्रशांत देशों का विकास करना, सदस्य 69 है। भारत मतलब क्या है? एशियन विकास बैंक, इसका उद्देश्य है कि जो एशिया के लोग हैं, एशिया के देश हैं, और प्रशांत यानी जो प्रशांत महासागर में जो देश पाए जाते हैं, इन देश के जो गरीब देश हैं, पिछले देश हैं, उनको आर्थिक सहायता देके उनका विकास करना। उनको लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, उनको चैरिटी दी जाएगी, उनकी हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन को, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये साथ मिलके काम करने की बात है। तो याद रखना, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया की बात हो रही, लेकिन इसमें एशिया या फिर प्रशांत यानी कि अमेरिका, ऐसे भी देश कई सारे उसमें शामिल हैं। और सदस्य कितने हैं? 69 है, और भारत भी इसका सदस्य, याद रखना। एक अगली खबर है रोड टैप स्कीम से, RODTEP। तो ये स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी, और ये कहा गया कि मार्च 2026 तक इसको फिर एक्सटेंड कर दिया। बीच में बंद कर दी गई थी कुछ समय के लिए। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, उसी में सारा मतलब छिपा हुआ है। रोड टैप स्कीम का मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंसेंटिव स्कीम। यानी कि जो हमारे निर्यातक होते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके एक्सपोर्ट में भारत सरकार कुछ रियायत दे रही है, कुछ ड्यूटीज़ को वापस लौटा देती है, कुछ टैक्स को वापस कर देती है, रिफंड कर देती है, जिससे कि निर्यात बढ़े, एक्सपोर्ट करे, निर्यातकों को फ़ायदा हो, देश का एक्सपोर्ट बढ़े ओवरऑल। तो ये चीज़ इतना ही है। हाँ, और कुछ 1-2 खबर और थी, उनको कल की क्लास में जोड़ देंगे। ठीक, हाँ ठीक है। अब मैं इस क्लास को ना कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करने वाला हूँ कि इसी 20 से 22 मिनट की क्लास हो, 20 मिनट के एवरेज, और आपकी पूरी साल की करंट रिवीजन होती रहे, कई बार बार रिवीजन होती रहे। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बढ़िया हैं, और पढ़ते लिखते रहिए। शाम को GS डिस्कस होता है, संडे को छोड़कर डेली GS डिस्कस होता है, जिससे कि PT प्रॉब्लम करती है लोगों को, तो
उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। उसके अलावा आपका जो आंसर राइटिंग होता है वो भी चलता है, क्योंकि यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत है कि आंसर राइटिंग आपको आ रही है तो आप यूपीएससी अच्छे से निकाल सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही दुर्गति है इस मामले में। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़िए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग करिए डेली। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।